बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि ये फ़लाँ की बहुत बड़ी फतह है, कुछ लोग कहते हैं कि ये फ़लाँ की बहुत बड़ी शिकस्त है। क्या ऐसा ही है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस वाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 रुकनी बेंच बनाया गया था। उसमें काजी फैसल साहब भी शामिल थे, उसमें सरदार तारक मसूद थे और उसमें उमर अता बंदयाल साहब भी थे। उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए तो 2-3 जजों की तरफ से बेंच में बैठने से इनकार कर दिया गया। तो बेंच ये मुख्तर होता होता आखिर में 5 रुकनी रह गया, जिसकी सरबराही एजाजुल हसन साहब की तरफ से की गई। और इस बेंच में दीगर जज साहिबान थे मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलक साहिबा, अली अकबर मुजाहिर नकवी साहब और याह्या अफरीदी साहब। इनकी तरफ से मुतफ़िका फ़ैसला किया गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, यहाँ पे इस चीज़ का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि मिलिट्री कोर्ट्स आखिर बनाई क्यों जाती हैं। पाकिस्तान में दूसरी अदालतें मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आ जाती है? वो इसलिए पेश आ जाती है कि हमारी अदालतों में जैसे ही दहशतगर्दी के मुकदमा जाते हैं तो कोई जज साहिबान की तरफ से बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ उन मुकदमात को सुना जाता है जिनमें सियासतदान मुलव्वस होते हैं। सियासतदानों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं। तो ऐसे दहशतगर्दों के मुकदमात हमारी बहुत सी अदालतें सुनती हैं, दलेरी से फ़ैसला करती हैं, लेकिन जैसे ही इनके सामने उन दहशतगर्दों के मुकदमात आते हैं जो वाकई पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, जो पाक फ़ौज पर हमले करते हैं, फ़ौजी तनसीबात को तबाह करके रख देते हैं, ऐसे दहशतगर्दों के मुकदमात जब हमारी सिविल कोर्ट्स के सामने आते हैं तो बहुत से जज साहिबान ऐसे मुकदमा सुनने से इनकार कर देते हैं, माजरत कर लेते हैं। तो फिर इन लोगों को कैसे सज़ाएं दी जाएं जो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ हथियार उठा चुके होते हैं? उनके लिए फिर फ़ौजी अदालतें तश्कील दी जाती हैं। और हमारे यहाँ ये भी देखा गया है कि बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है जो दहशतगर्दी में वाक़अतन मुलव्वस होते हैं। उनको सिविल अदालतों में पेश किया जाता है तो वहाँ से उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, उनको रिहा कर दिया जाता है। तो ऐसे लोग जो वाकई दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ वो हथियार उठाए हुए हैं, अलहदगी पसंद हैं या TTP वाले हैं, उनको अदालतों में पेश करने से गुरेज किया जाता है। ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं, हम जो भी इस बारे में कहते रहें तो फिर ऐसे लोग कई तो ज़िंदगी भर के लिए लापता हो जाते हैं। बात हमने की थी कि ऐसे दहशतगर्दों के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाए जाते हैं। 9 मई के हवाले से जब ये बात की जाती है तो ये लोग क्या वाकई ऐसे ही दहशतगर्द हैं जो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ हथियार उठा चुके थे, जिन्होंने पाकिस्तान की तनसीबात को तबाह किया? वो जो वाकई दहशतगर्द होते हैं उनको किसी अदालत में पेश किया जाता है, तफ्तीश की जाती है तो वो बड़े धड़ल्ले से इतराफ़ जुर्म करते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि ये हमारा मिशन है, ये हमारा काज है, हम इसके लिए लड़ेंगे, मरेंगे। तो ऐसे दहशतगर्दों का जो अंजाम होता है वो हर आदमी को मालूम है। 9 मई में मुलव्वस जो लोग हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो फ़ौज की हिरासत में हैं, इनकी तादाद 130 या 132 है। अब तक उनसे तफ्तीश की जा चुकी होगी। ये खबरें भी सामने आई हैं कि इनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इनका फ़ैसला आने से पहले बेंच ने समाअत की और इस सारी कार्रवाई को कालअदम करार दे दिया गया। वो लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं उसमें हसन नियाज़ी हैं, अब्बास फ़ारूक हैं, दीगर भी लोग फ़ौज के ज़ेरे हिरासत हैं। इनमें से 9 लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी गई, हमें फ़ौजी अदालतों पर, हमें फ़ौजी ट्रायल पर बिल्कुल एतमाद है, हमारे साथ इंसाफ होगा। इस दरख्वास्त को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिजेक्ट किया गया है, मुस्तरद किया गया है। तो अब किसी का मुकदमा फ़ौजी अदालत में नहीं चलेगा। तो फ़ौज की हिरासत में ये जो लोग मौजूद हैं, अब तक उनसे बहुत कुछ उगलवाया जा चुका होगा। क्या उनमें एक भी ऐसा शख्स होगा, नाज़रीन ये आप खुद फैसला करें, जो ये कहता होगा कि हाँ मैंने हमला किया? बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद होंगे जिन्होंने कहा कि मैंने हमला किया, किसके कहने पर हमला किया? ये भी उन्होंने कहा होगा। क्या उनमें एक भी ऐसा शख्स होगा जो ये कहेगा कि अगर मुझे आइंदा भी मौका मिला मैं ऐसा ही करूँगा? सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनमें ऐसा कोई बंदा हो
جس نے کیا سارے کے سارے ایسے ہیں جو پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ معافیا مانگتے ہوئے ناک سے لکیریں بھی نکال رہے ہوں۔ تو شیخ رشید نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، انہوں نے غلطی کی ہے، جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کیا ہے، یا کسی کے اکساوے میں، بہلاوے میں، بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ شیخ رشید کی طرف سے یہی کچھ کہا گیا ہے۔ تو یہ ایسے دہشت گرد ہیں، اگر واقعی ان میں کوئی ایک بھی ایسا ہے یا سارے کے سارے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب موقع ملا ہم پھر بھی ایسا ہی کریں گے، تو یہ بالکل بھی ناقابل معافی نہیں ہے۔ تو ویسے ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے؟ بات ہم نے شروع کی تھی کہ سویلین کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں کی بہت بڑی جیت ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی بہت بڑی شکست ہے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بار پھر یہی کہا گیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک دشمن سازشی عناصر کے حوصلے بڑھیں گے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے ان لوگوں کو معاف نہیں کیا گیا جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ ان کی طرف سے یہ صرف سپریم کورٹ کی طرف سے صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ان کا ٹرائل سول عدالتوں میں چلے گا۔ یہ بالکل بھی نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے سول کورٹس میں مقدمات جائیں گے۔ کوئی بھی جج ان کے مقدمات سنتے ہوئے کسی خوف کا شکار ہوگا، کسی دباؤ میں آ جائے گا یا کسی قسم کا کمپرومائز کر لے گا، کیونکہ ہمارے جج صاحبان کے لیے یہ مقدمات تو ایک روٹین کی بات ہے، بلکہ اپنی بہادری، اپنی جرأت دکھانے والی بات ہے، وہ کہ ایسی جرأت بالکل بھی فیک ہے، جعلی ہے، بناوٹی ہے، کیونکہ ایسے مقدمات کے فیصلے تو ہماری عدالتیں اور ہمارے جج صاحبان پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مخالفت برائے مخالفت صرف مسلم لیگ نون کی طرف سے کی جا رہی ہے، جس کی یہ خواہش ہے، جس کی یہ تمنا ہے، جس کی پوری کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو آئندہ کے انتخابات سے قبل کرش کر کے رکھ دیا جائے، اور یہ بھی اسی سلسلے کی مسلم لیگ نون کو ایک کڑی نظر آتی تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔